अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम तो अपनी मुल्की सियासत के तजादात में खोए रहते हैं, सैलाब की तबाहकारियों में उलझे हुए हैं। लेकिन 70 मिनट की एक परेड हुई है बुध के दिन, जिसको 50,000 से जायद शायकीन ने देखा। दर्जनों ममालिक के सरबराहान ममलिकत और आर्मी चीफ्स ने देखा। पूरी दुनिया का लेंस उस परेड के ऊपर था। उस 70 मिनट की परेड ने दुनिया का जो ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर, उसको यकसर कैसे तब्दील कर दिया है, कैसे दुनिया का नक्शा उन 70 मिनटों के अंदर तब्दील हुआ, ये मेरा आज का मौजू है। और उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हैं, ये है वो मौजू जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। आप समझ गए होंगे मैं जिक्र कर रहा हूँ जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ चीन में, और उसके बाद फिर अगले रोज जो परेड हुई पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, 80 साल मुकम्मल हुए जापान के खिलाफ जो जंग उन्होंने विक्ट्री ली थी, उसकी याद में ये परेड की जाती है। तो उस परेड का मैसेज क्या था, उस परेड के अंदर चीन ने कौन कौन से जदीद हथियारों की नुमाइश की, बिलखसूस एक ऐसा हथियार जिसको ग्वाम एक्सप्रेस का नाम दिया गया, जो कि पैसिफिक में यानी बहराए ओकियानूस में जो अमरीकी एसेट्स हैं, अमरीकी अड्डे हैं, उनको निशाना बना सकता है। इस परेड के बाद क्यों पूरी दुनिया का मीडिया ये लिखने पर मजबूर है कि ग्लोबल ऑर्डर में तब्दीली आ चुकी है, चीन एक नई और बड़ी ताकत के साथ सामने आ चुका है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर खेलना चाहता है। इस सूरत हाल का जायजा लेने से पहले आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया पे इस परेड और चीन में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से तबसरे देखे होंगे। दो तीन बड़े दिलचस्प मौजूआत हैं जो हम इंसानों के साथ उनका डायरेक्ट लिंक है। मसलन आपने देखा जब चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ परेड में आ रहे हैं, तो रेड कलर का कारपेट है, उस दौरान इन दोनों के बीच गुफ्तगू होती है जो माइक्स ने यानी कैप्चर कर ली और मुतरजम ट्रांसलेशन भी कर रहा है। पहला नुकता मैं ये बयान करता हूँ, वो कौन कौन सा असलहा, कौन कौन से हथियार नुमाइश के लिए रखे गए, वो बाद में बताता हूँ आपको। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कहाँ थे, हम के किस किस्म की तनकीद में उलझे में, वो भी बाद में। तो ये दोनों जब आ रहे हैं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, तो माइक में जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई वो मुख्तलिफ अखबारों ने छापी तर्जुमे के साथ। उसने असल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो शी को कह रहे हैं कि अब तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बड़े आसानी से हो सकते हैं, इंसानी अज़ा की ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, लंबा अरसा एक इंसान जिंदा रह सकता है। और इस गुफ्तगू में उनका खुलासा ये था कि 100-150 साल जिंदा रहना तो कोई मसला ही नहीं रहा। 100-150 साल आप भी रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूँ। और ये तियानामेन स्क्वायर पर जब ये आ रहे हैं वहाँ पे परेड के मुकाम के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ी से उसमें तरक्की हो रही है। ये जो रूसी सदर हैं वो शी को ये बात कर रहे हैं मुतरजम के ज़रिए। तो आप जितना लंबा चाहें जी सकते हैं, आप जवान भी रह सकते हैं। पुतिन ने फिर बाद में इसकी तस्दीक भी की कि उन्होंने ये गुफ्तगू की। हुआ ये था कि असल में जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने 2024 में इस मुद्दे के ऊपर कि कैसे इंसान की उम्र लंबी की जा सकती है, उसे जवान रखा जा सकता है या उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, इस सिलसिले में इन्होंने न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी सेंटर का संग बुनियाद रखा 2024 में। वाहिद मकसद था कि बढ़ती उम्र का खात्मा कैसे करना है, सेल जो होते हैं इंसान के उनकी एजिंग कैसे ख़त्म करनी है, उन्हें जवान कैसे रखना है, और फिर ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन है उसको कैसे यकीनी बनाना है, लैब के अंदर सेल्स को ग्रो कैसे करना है ताकि अगर किसी इंसान को खतरा हो तो उसको कैसे जवान और लंबे उम्र तक लेके जाना है। तो ये बात वो चीनी सदर के साथ कर रहे थे। इसमें खबर मैं आपको और दूँ कि जो रूसी सदर की बेटी है उसका नाम है मरिया वोरंटसोवा। अब रूसी नाम मुझे पुकारने नहीं आते। तो उनको जो है $multi-million की ग्रांट मिली थी टू स्टडी सेल रिन्यूअल एंड वेज टू एक्सटेंड ह्यूमन हेल्थ फॉर लॉन्ग लाइफ, के इंसानी खुलियात जो हैं, सेल जो हैं, उनकी जो रिन्यूअल है और इंसानी अज़ा की ट्रांसप्लांटेशन जो है उसके ऊपर ग्रांट मिली थी, इसके ऊपर वो काम कर रही हैं। तो ये तो है पहला नुकता जो दुनिया भर के मीडिया में सामने आया। तो मैंने रशियन मीडिया, चाइनीज़ मीडिया उसको स्टडी किया और उसके बाद ये खबर आप तक पहुंचाई कि बिल्कुल रूसी सदर नुस्खा दे रहे थे शी जिनपिंग को। वो भी एक अरसे से सदर हैं, ये भी एक अरसे से सदर हैं, और एक ख़ास तरह का तर्ज सियासत और हुकूमत है इन ममालिक के अंदर, और अक्सर वो रहनुमा बुलाए गए थे जिनके यहाँ इसी तरह की हुकूमतें चलती हैं। इसमें ना अमेरिका था, ना वेस्टर्न कुव्वतें थीं, ना नरेंद्र मोदी थे। तो ये पैगाम थे इन तमाम कुव्वतों को कि एक नया ब्लॉक जो है वो खड़ा हो चुका है आपके खिलाफ, और हमारे यहाँ कई मामलात पे इत्तफाक़ राय है। तो उम्र बढ़ाने का फार्मूला जनाब रूसी सदर ने बता दिया शी जिनपिंग को कि परेशान ना हो, 150 साल तक इंसान जिंदा रह सकता है और जवान भी रह सकता है और ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। दूसरा मामला आपने देखा होगा कि एक नामवर एंकर ने एक वीडियो की कि वो जो नॉर्थ कोरियन सदर हैं किम जोंग उन, जो कि एक बुलेट प्रूफ ट्रेन के जरिए जो सिर्फ 80 किलोमीटर तक चल सकती है, उनके वालिद भी इस्तेमाल करते थे, उनके वालिद को हार्ट अटैक भी इसी ट्रेन में हुआ था। तो वो अपनी बेटी के साथ पहली बार आया, अपनी बेटी की उनकी तस्वीर भी नजर आई, जो कि लोग समझ रहे हैं कि उनके बाद उनकी जानशीन भी हो सकती हैं।
तो उन्होंने एक मुलाकात की, ज़ाहिर बात है एससीओ के जब हो रहा होता है समिट तो साइड लाइन पर मुलाकातें होती है। तो मुलाकात जब हुई तो शुमाली कोरिया के जो सदर जब उठ के गए तो उनके स्टाफ ने फ़ौरन उनकी कुर्सी को साफ़ करना शुरू कर दिया वेट टिश्यू से या केमिकल्स के ज़रिए। तो हमारे यहाँ एक बड़े मशहूर एंकर हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, उन्होंने वीडियो की और ये बयान किया कि जी ये भी मुमकिन है कि ये इसलिए साफ़ किया जा रहा हो क्योंकि असल में उन्होंने असली वाला किम तो भेजा नहीं, उन्होंने जाली कई किस्म के किम बनाए हुए हैं वो भेज दिया क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है और अमेरिका वगैरह उसके दुश्मन है। तो हो सकता है कि असली ना भेजा गया और नकली किम भेजा गया हो और उसके निशान जो फिंगरप्रिंट्स हैं उससे तो मालूम हो जाएगा असली था या नकली था, इसलिए साफ़ किया जा रहा है। नहीं, कहानी ये है कि इसलिए कि ये हूँ किम जोंग इन या फिर रूसी सदर हूँ, इनका मामला ये है कि फिंगरप्रिंट्स उनके साफ किए गए ताकि उनकी कोई फिंगरप्रिंट्स की वहाँ पे। नरेंद्र मोदी क्यों गायब था? नरेंद्र मोदी इसलिए गायब था कि भारतीय जो तजिया निगार हैं वो दो चीज़ें लिख रहे हैं और ये बीबीसी ने छापा है। वो कह रहे हैं कि असल में प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक इंडियन जो सरकार है वो ये वाज़ेह नहीं कर पा रही कि दावत थी या नहीं थी, और अगर थी तो दो वजूहात की बुनियाद पर मोदी नहीं गए। एक ये कि ये परेड जो थी ये जापान के खिलाफ थी, उस जंग को जीतने के खिलाफ थी जो 80 साल पहले चीन की और जापान की हुई। तो उसमें जापान इंडिया का बड़ा क्लोज एड है, जो क्वाड बना था 4 ममालिक मुल्क में इंडिया भी है जापान भी है, तो जापान नाराज़ ना हो जाए। अच्छा जी, वो क्यों नाराज़ ना हो जाए? इसलिए कि पहले अमेरिका को हमने नाराज़ किया हुआ है और फिर ये कि अगर हम विक्ट्री डे परेड पे इंडिया वहाँ जाकर खड़ा होता है तो ट्रंप तो पहले ही नाराज़ है, तो ट्रंप और जापान नाराज़ ना हो इसलिए मोदी जी वापस आए हैं, इसके बावजूद कि वो ताल्लुकात उनसे बनाना चाह रहे हैं। और जो तीसरी बात लिखी है प्रवीण स्वानी ने, जो इंडियन तजिया निगार है, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कि भारत को आप संजीदगी से समझना होगा कि आलमी निज़ाम में ताकत का मरकज़ अब ग्लोबल साउथ की जानिब मुंतकिल हो रहा है। इस मंजरनामे में भारत को अब पाकिस्तान, रूस, ईरान और चीन के साथ ताउन करना होगा क्योंकि जो पुतिन, शी और किम के साथ शहबाज शरीफ फ्रंट रो पे आए एक मौके पर, ये मोदी की तबाहकुन खारजा पॉलिसी का नतीजा है। और मैं आपको इत्तला दूं कि जो जयशंकर हैं उनके वज़ीर ख़ारजा एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने तमाम जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के एग्स थे, तमाम तर जो उनके कुलिये थे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर सर्फ कर दिए और वहाँ से टैरिफ लग गया और बेड़ा गर्क हो गया मोदी का। तो अब जब चीन के साथ दोबारा रुजू किया नरेंद्र मोदी ने, तो अब इत्तला ये है कि जयशंकर से बाला बाला ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो वहाँ पे एक डिसअरे है जयशंकर उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से। अब असल खबर जो आप जानना चाह रहे हैं उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ तफसील के साथ कि जी असल इस परेड में था क्या ऐसा जो पूरी दुनिया का मीडिया मजबूर हुआ इसके ऊपर बात करने के लिए, और वो एक ऐसा हथियार जो कि अमरीकी एहसासों को भी हिट कर सकता है। ऐसा ऐसा शानदार शाहकार, ऐसी ऐसी फौजी कुव्वत, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया यहाँ पे चीन ने कि पूरी दुनिया हिल के रह गई है और मान रही है कि चीन अब एक नई कुव्वत है। और ये भी लिखा जा रहा है कि अब अमेरिका की जो हाकमियत है या अमेरिका का जो कंट्रोल है दुनिया में, उसके दिन कम होते जा रहे हैं। अब एक नई कुव्वत, नया ब्लॉक सामने आ रहा है। उस तनाजुर में मैं आपको पहले सबसे अर्ज़ करूँ कि ये जब 50,000 शायकीन ने इसे देखा और 70 मिनट की सिर्फ ये परेड थी, तो इस परेड के दौरान डिप्लोमेट नामी मैगजीन ने भी और गार्डियन ने भी लिखा कि जब 2015 में इसी मुकाम पर चीनी सदर ने तकरीर की थी तो उस तकरीर में उन्होंने कोई 18 बार पीस का, अमन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 2015 में, 10 साल पहले चीन चाहता था अमन हो, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते, हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, तब चीन की ये पोजीशन थी। तो ये तजिया निगार लिखते हैं और ये अखबार लिखते हैं कि अब 10 साल बाद इसी मुकाम पर जब दोबारा शी मुखातिब हुए बुध के रोज़, तो उन्होंने सिर्फ 6 बार अमन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इससे मुराद यह है कि चाइना इज़ प्रिपेयर्ड टू लीड ऑन इट्स ओन टर्म्स, कि चीन अब इस काबिल हो चुका है कि वो अपनी शराइत के साथ दुनिया में हुक्मरानी करना चाहता है, अपनी शराइत के साथ ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है। और गॉन आर द डेज जब चीन कहता था कि हम अमन के मुतलाशी हैं। ताइवान को बड़ा ख़तरा है इसमें क्योंकि ताइवान को चीन अपना सूबा समझता है और उसको एनेक्स भी करना चाहता है। यही वजह है कि जो शी ने एक जुमला यूज़ किया कि हम इकट्ठा करना चाहते हैं चीन के तमाम इलाकों के ऊपर। अब वो नुक्ता जो आप शायद सुनना चाह रहे हो वो ये था कि इसमें बैनुल-अक़वामी मीडिया ने कहा कि और हथियार क्या है। CNN लिखता है कि चाइनी जो मिलिट्री परेड हुई है ये एक डायरेक्ट मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बराह रास्त उसके लिए पैगाम है। फिर उसके बाद गार्डियन ने लिखा कि जो मिलिट्री की नुमाइश की गई है ये एक बड़ा बोल्ड मैसेज है वेस्ट के लिए और ट्रंप के लिए। फिर एक और अखबार ने लिखा कि चाइनाज लेविश मिलिट्री परेड कुड सिग्नल एन अटेम्प्टेड शिफ्ट इन वर्ल्ड ऑर्डर, कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, सिग्नल है कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो चुका है। यही सिलसिला नहीं रुकता बल्कि बीबीसी ने लिखा कि शिफ्ट इन ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर हो चुका है। ये बरतानवी इदारा इसकी तस्दीक कर रहा है। यहाँ जो कहानी आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं आखिर में, वो बड़ी दिलचस्प है। चीन ने कटिंग एज मिलिट्री हार्डवेयर का डिस्प्ले किया है। जहाँ पे कुछ रिवायती हथियार उन्होंने डिस्प्ले किए, वहाँ पे ऐसा ऐसा हथियार भी उन्होंने सामने वो लेके आए हैं कि दुनिया दंग रह गई है। मिसाल के तौर पर
सबसे अहम शायद जो मैंने वीलॉग के आगाज़ में जिसका जिक्र किया, वो इनका एक हथियार है जिसको कहा जाता है DF-26D। DF-26D, ये जो हथियार है इसका निक नेम है ग्वाम एक्सप्रेस। और ये अमेरिका के जो एसेट्स हैं पैसिफिक में यानी बहरा ओकियानूस में, उनको हिट कर सकता है। और ये पहली बार तारीख में मंजर आम पर ये हथियार जो लाया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल है और बैनुल बर आज़म यानी एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म तक जा सकता है। और बताया जा रहा है कि 20 इस हथियार से ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा YJ-17 उस मिसाइल की नुमाइश की गई और एक और ख़तरनाक हथियार जिसका नाम है DF-5C। इसकी रेंज जो बताई गई चीनी मीडिया की जानिब से वो है 20,000 किलोमीटर। पूरी दुनिया में किसी मुकाम पर भी ये मिसाइल हिट कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने टाइप 100 के मेन बैटल टैंक्स MBTs उनकी नुमाइश की। YJ-19 और YJ-20 ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं, यानी जो आप शिप के ज़रिए भी, बहरी कुव्वत के ज़रिए भी इन मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक 4 टांगों के ऊपर जो कॉम्बैट डॉग्स हैं, रोबोटिक डॉग्स जंग लड़ने के लिए, उनकी नुमाइश की। 45 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं जिसका मुजाहरा हुआ इस 70 मिनट की परेड में। और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी 3 नई फॉर्मेशंस, उनकी भी नुमाइश उन्होंने की। वो क्या हैं? एक है एरोस्पेस फोर्स, एयरफोर्स बरी और बहरिया के अलावा एरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स और इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। और एक इनका सिस्टम है जिसको DF-61 कहा जाता है, नेक्स्ट जनरेशन। वो बैनुल बर आज़मी मिसाइल है, बैलिस्टिक। अब आप सोचेंगे दिफाई निज़ाम में इन्होंने HQ-29 उसकी नुमाइश की यहाँ की है और भरपूर तरीके से उन्होंने यहाँ पे नुमाइश की है। यही नहीं बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सब देखा तो इस परेड को बड़ी शानदार परेड करार दिया, लेकिन साथ उन्होंने रिगार्ड्स भेजे रूसी सदर को और किम को और कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं इस परेड में शरीक होकर। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने भी इस परेड में जाने से इनकार किया या उसे दावत नहीं दी गई। इस परेड में आप देखें बेलारूस, ईरानी सदर, इंडोनेशिया के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वो मौजूद थे, रूसी सदर पुतिन थे, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया इस परेड को, उसको लेकर के अब ये तमाम जो ममालिक हैं, इनके जो निज़ाम हुकूमत या जो लोग हुक्मरान हैं, वो एक ही किस्म की उनकी अंदाज़ है और सियासत है। आप कह सकते हैं कि कुछ जमहूरी ममालिक या जमहूरी निज़ाम यहाँ नहीं पाया जाता। अब बहस हमारे यहाँ पाकिस्तान में छिड़ी हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब पीछे थे, आगे क्यों आए? शहबाज शरीफ साहब राहदारियों में खड़े होकर पुतिन से मिल रहे थे। भाई बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी चले गए तो साइड लाइन नहीं, बाकायदा रूसी सदर पुतिन से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मेरा वैसे साफ़ी एक मसला है, वो ये है कि मुझे किसी सियासी जमात को पसंद है या नहीं पसंद। जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो मैं पाकिस्तान के लेंस से बात करूँगा कि आलमी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं। यही वजह जब पाक भारत जंग हुई तो हमने पाकिस्तान का साथ दिया, भरपूर तरीके से दिया कि ये मसला सियासी पसंद नापसंद का नहीं है। हमारे यहाँ अलमिया ये हो चुका है कि हम ऐसे किसी भी मौके पर अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर लान तान करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो इंडियन तजिया निगार हैं प्रवीण स्वामी, वो लिख रहे हैं कि मोदी की तबाहकुन खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की शानदार खारजा पॉलिसी है। भारतीय तजिया निगार और बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पाकिस्तान को जो वहाँ पे स्टेज पे जो इज़्ज़त मिली, जिस तरह से उनको रखा गया परेड में भी और शंघाई ताउन तंजीम में भी, और फिर पुतिन ने शहबाज शरीफ से मिलकर उन्हें नवंबर में दौरे की दावत भी दी, तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए। और इस बात का सबूत है कि जो पाकिस्तान, चीन और रूस आपस में मिल रहे हैं, उससे कितना खदशा है भारत को। इस मुद्दे के ऊपर प्रवीण स्वामी और दीगर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं कि भारत को ये समझना होगा कि परेशानी नहीं है, रूस के साथ जितनी भी कुर्बतें पाकिस्तान की हो जाएं, भारत के अपना ताल्लुक है, लेकिन मसला चीन का इस मुद्दे पे आना है। इस मामले को लेकर के जी कि वो शहबाज शरीफ साहब पीछे क्यों थे, आगे क्यों आए, सूट का कलर क्या था, जब बैठे थे तो जुराबें नज़र आ रही थी, ये सारे ऑप्टिक्स हर रहनुमा के अंदर दिखाई देते हैं, हर एक के यहाँ होते हैं। नरेंद्र मोदी भी बसा औकात ओवरवेलमिंगली जफ्फी डालने की कोशिश करते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं। कई दफ़ा रहनुमाओं ने हाथ पीछे किया हमसे। तो ये मुख्तलिफ रहनुमाओं की, मुख्तलिफ हुक्मरानों की अपनी अपनी तबीयत और मिजाज होते हैं। मानना ये है कि क्या पाकिस्तान SCO में गया? बिल्कुल गया। क्या पाकिस्तान को परेड में दावत दी गई? बिल्कुल दी गई। क्या फ्रंट रो में तस्वीर थी? बिल्कुल थी। ये अगर मगर के पीछे से आगे से पीछे चला गया, ये अपनी कहानी है। मसला ये है कि शी ने अपने इत्तेहादियों को परेड में बुला के दुनिया को मैसेज देना था। इत्तेहादियों में भारत नहीं है, जापान नहीं है, यूरोप को नहीं बुलाया गया, ट्रंप को नहीं बुलाया गया और बताया गया कि ये वो ममालिक हैं। चाहे इसका तर्ज हुकूमत आमराना हो, वन पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो या कोई और हो, उन्हें पैगाम दिए और खुल के पैगाम दिए और दिखाया है कि चीन ने पिछले 10-15 सालों में नहीं बल्कि 40-50 सालों में जो मिलिट्री के डोमेन में टेक्नोलॉजियाँ ईजाद की हैं, स्टेल्थ तैयारे, वो उनकी नुमाइश की गई। ऐसे ऐसे रोबोट
वहाँ पेश किए गए, जो रूस और यूक्रेन जंग से सबक सीखने के बाद बनाए गए, क्योंकि रूसी फौज को भारी नुकसान हासिल करना पड़ा यूक्रेन के खिलाफ, जिसको अमेरिका की हिमायत हासिल थी। ड्रोन्स के जो उनके फौजी मरे, उनके पूरी जो बेड़े खड़े थे हवाई जहाज़ों के, जेट तैयारों के, वो तबाह हो गए। उससे सीखते हुए चीन ने विद इन नो टाइम ऐसे ये कॉम्बैट डॉग्स बनाए हैं, रोबोट्स बनाए हैं जो अनआर्म्ड हैं, जो जाके खुद हमला कर सकते हैं। दिफाई निज़ाम हो, एयर पे स्टेल्थ तैयारों की बर्तरी हो, या शिप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मारना हो, सुपरसोनिक मिसाइल मारना हो, हाइपरसोनिक मारना हो, वो सब दिखाया उन्होंने, खुल के दिखाया कि हम अब इतने तगड़े हो गए हैं कि अब दुनिया हमारी दुनिया हमें डिक्टेट नहीं कर सकती, हम अपनी मर्जी से चलेंगे और हम ताल्लुकात कैसे रखेंगे किसी माल के साथ, ये हमारी मर्जी है। तो ये है इस सारी परेड का और इस सारे मामले का खुलासा, जो मुझे लगा कि आप तक मुझे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के हम तफसील में नहीं जाते और हम अपनी सियासी पसंद नापसंद की भिड़ चढ़ जाते हैं, और जहां मुल्क का मफाद सामने आता है उस पर भी लान तान करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।